ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट पार्ट में 5E में जो है वो हमने फिगर नंबर 8 तक डिस्कस किया था। अब मैं लेक्चर नंबर 5F जो है वो आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो फिगर नंबर 8 में हमें बताया गया था कि हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं या 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जो कि डिपेंड कर रहे हैं एयर सेफ्टी वायलेशन को इम्पैक्ट कर रहे हैं। एयर सेफ्टी वायलेशन को इम्पैक्ट कर रहे हैं 4 वेरिएबल्स। तो वो 4 वेरिएबल्स कौन से हैं? कम्युनिकेशन अमंग कॉकपिट मेंबर्स, कम्युनिकेशन बिटवीन ग्राउंड कंट्रोल एंड कॉकपिट, डिसेंट्रलाइजेशन, ट्रेनिंग ऑफ कॉकपिट क्रू। ये 4 फैक्टर्स जो है वो एयर सेफ्टी वायलेशन के ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो इसमें एयर सेफ्टी वायलेशन जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके बढ़ चलते हैं। कहता है कि इंटरजेक्टिंग एंड इंटरवीनिंग वेरिएबल टू द मॉडल। तो मॉडल के अंदर जो है वो एक इंटरवीनिंग वेरिएबल को लेकर आते हैं। कहता है कि यू मे से दैट lack of adequate training makes the pilot nervous and defiant। यानी कि क्या होगा कि आप ये कह सकते हो कि ट्रेनिंग अगर प्रॉपर होगी, ठीक है, यानी कि ट्रेनिंग अगर प्रॉपर नहीं होगी, लैक ऑफ एडिकेट ट्रेनिंग होगी तो पायलट नर्वस हो सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इन टर्न एक्सप्लेन why they are not able to confidently handle situations in mid-air when many aircraft share the skies। जब बहुत सारे एयरक्राफ्ट होंगे, जाहिर सी बात है आसमान पर हवा में होंगे, तो उनके लिए जो है वो सिचुएशन को कॉन्फिडेंटली हैंडल करना मुश्किल होगा, क्योंकि लैक ऑफ एडिक्वेट ट्रेनिंग होगी, जिसकी सूरत में वो नर्वस हो जाते हैं और उसका अल्टीमेटली नतीजा ये निकलता है कि कॉन्फिडेंटली जो है सिचुएशंस को पायलट्स हैंडल नहीं कर पाते। अब कहते हैं नर्वसनेस एंड डिफिडेंस, यानी कॉन्फिडेंस का अपोजिट होता है ये डिफिडेंस। तो नर्वसनेस होगी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, तो क्या होगा अल्टीमेटली जो है वो ये एक्चुअल में किसका यानी कि फंक्शन है? ये फंक्शन है लैक ऑफ ट्रेनिंग का। तो लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से नर्वसनेस क्रिएट हो रही है। एंड टू हेल्प एक्सप्लेन व्हाई inadequate training would result in air safety hazard, this scenario can be depicted as इन फिगर नंबर 9। तो इस सिनेरियो को फिगर नंबर 9 में आपके सामने जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। जैसे देखें आप कि कहता है कि कम्युनिकेशन अमंग कॉकपिट मेंबर्स इम्पैक्ट कर रहे हैं एयर सेफ्टी वायलेशन के ऊपर। कम्युनिकेशन बिटवीन ग्राउंड कंट्रोल एंड कॉकपिट एयर सेफ्टी वायलेशन पे इम्पैक्ट कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन एयर सेफ्टी वायलेशन के ऊपर इम्पैक्ट कर रही है। और ट्रेनिंग ऑफ कॉकपिट क्रू, क्योंकि लैक ऑफ ट्रेनिंग होती है, लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से क्या होता है कि नर्वसनेस आ जाती है। नर्वसनेस की वजह से क्या होता है कि वो एयर सेफ्टी वायलेशन कर देते हैं। तो ये नहीं होता कि ट्रेनिंग नहीं होती तो करते हैं एयर सेफ्टी वायलेशन, बल्कि नर्वसनेस क्रिएट हो जाती है, नर्वसनेस हो जाती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो इसकी वजह से वो एयर सेफ्टी वायलेशन करते हैं। तो यहाँ पर इंटरवीनिंग वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। और इंटरवीनिंग वेरिएबल क्या है? नर्वसनेस एंड डिफिडेंस, ठीक है, यानी कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो पुअर ट्रेनिंग एज अ मॉडरेटिंग वेरिएबल। अब ये एक आपको नया कॉन्सेप्ट दे रहा है। पीछे आपको कहा गया कि नर्वसनेस को जो है वो डेफिडेंस, नर्वसनेस एंड डेफिडेंस को जो है वो इंटरवीनिंग वेरिएबल करता है। अब आगे एक नया कॉन्सेप्ट दे रहा है कि पुअर ट्रेनिंग को मॉडरेटिंग वेरिएबल के तौर पर लिया गया है। तो इसमें क्या कह रहा है? देखिए, वी में चेंज द मॉडल बाय यूजिंग पुअर ट्रेनिंग एज अ मॉडरेटिंग वेरिएबल। कैसे पुअर ट्रेनिंग को मॉडरेटिंग वेरिएबल के तौर पर ले सकते हैं, कैसे? या थ्योराइजिंग देख। अब हमने डिफरेंट थ्योरी पेश की कि पुअर कम्युनिकेशन, poor coordination and decentralization are likely to result in air safety violation only in such cases where the pilot in charge has had inadequate training। तो अब हमने ये थ्योरी पेश की कि भाई देखें, पोर कम्युनिकेशन या पोर कोऑर्डिनेशन या डिसेंट्रलाइजेशन इम्पेक्ट कर रही है एयर सेफ्टी वायलेशन पे, तो सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में इन तीनों वेरिएबल्स का एयर सेफ्टी वायलेशन के ऊपर इम्पैक्ट होगा जब जो इंचार्ज पायलट होगा उसकी ट्रेनिंग जो है वो इनएडिकेट होगी, नाकाफी ट्रेनिंग होगी या गैर मुनासिब ट्रेनिंग उसकी होगी। तभी ये 3 वेरिएबल जो है वो इम्पेक्ट करेंगे एयर सेफ्टी वायलेशन पे। कौन कौन से 3 वेरिएबल? पोर कम्युनिकेशन, पोर कोऑर्डिनेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो है वो इनएडिकेट ट्रेनिंग को या पोर ट्रेनिंग को जो है वो क्या कर दिया गया? मॉडरेटिंग वेरिएबल बना दिया गया है। देखिए इम्पैक्ट आ रहा है अभी इन एरोज को फिलहाल जो है लेफ्ट साइड पे जो एरोज हैं इसको अभी आप फिलहाल जो है वो अवॉइड करें, सिर्फ यहाँ से देखें। तो कहता है कि कम्युनिकेशन अमंग कॉकपिट मेंबर्स,
किस पे इम्पैक्ट करें, एयर सेफ्टी वायलेशन पे। कम्युनिकेशन बिटवीन ग्राउंड कंट्रोल एंड कॉकपिट, एयर सेफ्टी वायलेशन पे। डिसेंट्रलाइजेशन, एयर सेफ्टी वायलेशन पे इम्पैक्ट कर रही है, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब पायलट के पास इनएडिक्वेट ट्रेनिंग होगी, तो ये तमाम चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होगी, इसकी वजह से एयर सेफ्टी वायलेशन होगा। अगर पायलट ट्रेन होगा तो फिर इन चीज़ों की वजह से जो है वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा एयर सेफ्टी वायलेशन का, ठीक है, क्योंकि असल मसला ही ट्रेनिंग का। तो these examples illustrate that the same variable could be independent, intervening और moderation। तो अभी आपने एग्जांपल से थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड भी कर लिया कि सेम या सिमिलर वेरिएबल्स ही जो है वो इंडिपेंडेंट, इंटरवीनिंग और मॉडरेशन हो सकते हैं। किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा होता है, डिपेंड ये कर रहा होता है कि आप अपने मॉडल को किस तरह थ्योराइज कर रहे हैं, किस तरह आप अपने कॉन्सेप्चुअल मॉडल को थ्योराइज कर रहे हैं, या किस तरह थ्योरेटिकल मॉडल का कॉन्सेप्ट आप पेश कर रहे हैं, यानी कि आप अपनी लॉजिक क्या पेश कर रहे हैं। तो जो आपकी लॉजिक होगी, उसी लॉजिक को आप मॉडल की शक्ल में ले आते हैं, फ्रेमवर्क की शक्ल में ले आते हैं, उसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन करते हैं, इसी को थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कहा जाता है। अब एग्जांपल नंबर 11 दिया जा रहा है, आपको बताई जा रही है कि डिफाइन द प्रॉब्लम एंड डेवलप द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन। ठीक है, पूरी सिचुएशन आपको बता दी गई। कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंसर विक्टिम सक्सेसफुली रिकवरिंग अंडर ट्रीटमेंट वाज स्टडीड बाय मेडिकल रिसर्चर इन अ हॉस्पिटल। एक मेडिकल रिसर्चर ने हॉस्पिटल में कैंसर विक्टिम्स को जो है वो जो कि कैंसर विक्टिम्स को स्टडी किया, ऐसे कैंसर विक्टिम जो कि सक्सेसफुली रिकवर हो जाते हैं अंडर ट्रीटमेंट, ठीक है ना, उन विक्टिम्स को जो है वो रिसर्च किया। शी फाउंड 3 वेरिएबल्स टू बी इम्पोर्टेंट फॉर रिकवरी, और उसे पता चला कि 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं रिकवरी के लिए। कौन से हैं? नंबर 1, अर्ली एंड करेक्ट डायग्नोसिस बाय द डॉक्टर। डॉक्टर प्रॉपरली डायग्नोस कर ले कि भाई इसको बीमारी क्या है, या किस टाइप की बीमारी है, कैंसर किस टाइप का कैंसर है, और टाइमली वो उसको पता चल जाए, अर्ली यानी कि तभी कंट्रोल हो सकता है। फिर द नर्सिस केयरफुल फॉलो अप ऑफ द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शंस। फिर डॉक्टर ने जो भी इंस्ट्रक्शन दिए तो नर्सिस जो है उसको केयरफुली फॉलो अप करें कि जो भी उसको मेडिसिन देनी है या जो भी ट्रीटमेंट देनी है उसको फॉलो अप करें, और प्रॉपरली जो है वो डॉक्टर से एडवाइस लेते रहे। तीसरा है पीस एंड क्वाइट इन द विसिनिटी, और उसका जो एनवायरनमेंट हो उसमें पीस की ज़रूरत होती है, क्वाइट की ज़रूरत होती है, जब भी जो है वो वेलनेस आती है पेशेंट में, ठीक है। तो ये 3 उसने जो है वो फाइंड आउट किए। तो इन क्वाइट एटमॉस्फेयर द पेशेंट रेस्टेड वेल एंड रिकवर्ड सून। क्वाइट था तो उसको क्वाइट एटमॉस्फेयर था, क्वाइट विसिनिटी थी, तो उसकी वजह से इसको जो है वो रेस्ट मिला और वो जल्दी रिकवर हो गया। पेशेंट्स हु आर एडमिटेड इन एडवांस स्टेजेस ऑफ कैंसर डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द ट्रीटमेंट। तो जो पेशेंट एडवांस्ड स्टेजेस में थे, जिनको मतलब जो है वो बाद में डायग्नोस हुआ था या अर्ली डायग्नोसिस नहीं हुए थे, तो एडवांस स्टेजेस में, तो उनके ऊपर जो है वो ट्रीटमेंट ने रिस्पॉन्स नहीं किया। इवन दो द डॉक्टर्स डायग्नोसिस वाज परफॉर्म इमीडिएटली ऑन अराइवल, द नर्सेस डिड देयर बेस्ट एंड देयर वाज प्लेंटी ऑफ पीस एंड क्वाइट इन एरिया। ठीक है, हालांकि डॉक्टर ने फौरन डायग्नोसिस कर लिया जैसे ही मतलब पेशेंट आया, नर्सेस ने जो है अपना बेस्ट किया और प्लेंटी ऑफ पीस और क्वाइट था, ठीक है। तो 10 स्टेज ऑफ कैंसर इज मॉडरेटिंग वेरिएबल। इससे क्या पता चलता है कि स्टेज ऑफ कैंसर जो है वो ये मॉडरेटिंग वेरिएबल है। अर्ली स्टेज पे अगर आप डायग्नोस कर लेते हैं तो बात और होती है, लेटर स्टेज पे डायग्नोस होता है तो बात और होती है। तो ऑल्सो वी कुड यूज द पेशेंट रेस्ट एज एन इंटरवीनिंग वेरिएबल एज शोन इन फिगर नंबर 11। ठीक है, तो फिगर नंबर 11 को देख लेते, रेस्ट जो है इसको हम इंटरवीनिंग वेरिएबल के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क है, इसको आप शीमेटिक डायग्राम भी कह सकते हैं, जो इंजीनियरिंग से स्टूडेंट्स का जिनका ताल्लुक है, थोड़ा बहुत वास्ता पड़ा हो तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क हो गया है, तो सॉर्ट ऑफ शीमेटिक डायग्राम हो गया है बहरहाल। तो अब आप देखें कि क्या कहता है कि क्विक एंड करेक्ट डायग्नोसिस, ठीक है, क्विक एंड करेक्ट डायग्नोसिस का इम्पैक्ट आ रहा है रिकवरी के ऊपर। फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस का फॉलो अप हो रहा है, रिकवरी पे इम्पैक्ट आ रहा है। पीस और क्वाइट का इम्पैक्ट आता है रेस्ट पे, यानी कि पीस और क्वाइट होगा तो रेस्ट होगा, रेस्ट होगा तो रिकवरी जल्दी होगी। तो ये 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका रिकवरी, ठीक है। और
स्टेज ऑफ कैंसर इज द मॉडरेटिंग वेरिएबल। तो अर्ली स्टेज होगा तो रिकवरी पॉसिबल है, लेटर स्टेज होगा तो रिकवरी जो है वो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इसके बाद जो है वो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है हाइपोथेसिस का। तो हाइपोथेसिस का जो टॉपिक है वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में स्टडी करेंगे। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसको हम नेक्स्ट वीक में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना लेक्चर नंबर 5 AF जो है वो फिनिश कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।